नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। शुकर पालन से लाखों की आमदनी कमा रहे किसानों की कहानी। अब डायबिटीज के मरीज भी ले सकेंगे आम का स्वाद। किसान भाइयों, अभी तक हमने आपकी कई सफल किसानों से मुलाकात कराई है जो कि खेतीबाड़ी के क्षेत्र में अपना मुकाम बना चुके हैं और कई किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आज भी हम आपको बांका जिले के नकटी गांव में रहने वाले किसान टिंकल कुमार से मिलवाने जा रहे हैं जो कि शुकर पालन करके सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं और इनके द्वारा कई किसान प्रशिक्षण लेकर इस व्यवसाय में सफल भी हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। हम लोगों का गांव आदिवासी क्षेत्र से है और यहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ अपना ही काम किया जाए। तो हम लोग 4 आदमी मिलके ये काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे भी इसको आगे बढ़ाएं। सूकर पालन कम लागत और कम समय में अच्छी आय देने वाला व्यवसाय है। इनका विकास बहुत ही तेजी से होता है। इनके मांस और अन्य उत्पादों की काफी अच्छी मांग है और इस क्षेत्र में अच्छी मांग को देखते हुए इस व्यवसाय को किया है। और में हम सितंबर फर्स्ट वीक 2019 में शुरू किए हैं और अभी तक चलता आ रहा है। मतलब 2-3 महीना और बचा है 3 साल पूरने में। इसको मैंने ये फिग फार्म शुरू किए थे जिसमें से 4 प्रेग्नेंट फीमेल थी और 1 नर थे। बच्चा देने के बाद पहला बच्चा तो ठीक रहा, जब दूसरी बार बच्चा दी तो उसमें से मरा हुआ बच्चा निकला और इस तरह से मेरा 40 बच्चा लगभग मर गया और नुकसान हो गया। तो हम हताश हो गए थे, बिजनेस को छोड़ने जा रहे थे। तो हम 7 दिनों का ट्रेनिंग किए और ट्रेनिंग में सब चीज़ बताया गया और उसके बाद यहाँ जो हम फार्म पर आके अपना ट्रेनिंग में जिस तरह से बताए थे सर उस तरह से करने लगे। तो आज प्रोग्रेस की स्थिति पर है। मेरे पास टोटल 18 फीमेल और 2 नर रखे हैं जिसमें से प्रेजेंट में लगभग 13-14 फीमेल प्रेग्नेंट है और 1 फीमेल 7 से 8 बच्चा देती है। और इस तरह से मेरे पास अभी दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसमें मेहनत बहुत कम है, थोड़ा सुबह शाम दोपहर देख लेते हैं, इसी में मेरा काम चल जाता है। दिन में कुछ अदर काम भी हम लोग करते रहते हैं। मेरे यहाँ TND ब्रीड है जो कि रांची में तैयार किया गया था टेम्बर्ट और देसी से। तो और ये हम इसलिए पाले कि हम यॉर्कशायर पालना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ के एक व्यापारी आए थे, उसने बोला कि नहीं काला आप पालिए। तो काला के लिए मैंने देखा कि TND सबसे बढ़िया है और ये सभी मौसम में रहते हैं, इसमें बीमारी भी कम है। और मैंने देसी नहीं पाला क्योंकि देसी में वृद्धि कम है, खाता बहुत है। ये 3 किलो खाने के बाद 1 किलो इसमें वज़न बढ़ता है और अधिकतम वज़न ये गेन करता है। हम अपना खुद 200 किलो का बेच चुके हैं। एक बेचने लायक लगभग 7 से 8 महीना में तैयार हो जाता है। शुरू में इसका वृद्धि कम होता है लगभग 2-3 महीना, उसके बाद इसमें ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, लगभग 7 से 8 महीना में 100 से प्लस हो जाते हैं। और जब इसको बेचना होता है, जब खराब बेचते हैं तो 150-160 रुपया पर केजी से बेचते हैं और जब मीट बेचते हैं तो 200-250 रुपया पर केजी बेचते हैं। और बच्चा जब बेचना होता है 10 किलो तक का हम 3500 रुपया लेते हैं और 10 किलो से जब ज़्यादा होता है तो 310 रुपया प्रति किलो के दर से तोल के हम देते हैं और बढ़िया चल रहा है। अभी लगभग मेरे पास
पूरे मिला के 100 हैं, और जबकि हम लगभग 3 लाख रुपये का बच्चा सेल कर चुके हैं और सेल करते आ रहे हैं। इस समय इनके पास 18 मादा है, 2 नर है। एक मादा 7 से 8 बच्चा एक बार में देती है, जिससे एक चक्र में लगभग 100 बच्चे प्राप्त होते हैं और 14 माह में सूकर 3 बार व्यांत करती है, यानी 14 माह में इनको 300 सूकर प्राप्त होते हैं। 8 से 10% सूकरों की मृत्यु भी हो जाती है, तो भी 14 माह में 270 सूकरों से लाखों रुपए ये कमा रहे हैं। इसमें जितना कि खर्चा हम करते हैं प्रत्येक महीना, उससे 50 से 60% का प्रॉफिट हो जाता है और इसमें मेहनत ही बहुत कम है। हम देसी से टेंडे में हम ज़्यादा बढ़िया देख रहे हैं, इसमें प्रॉफिट भी बढ़िया है और वृद्धि इसमें बहुत है। लगभग 3:1 का अनुपात आता है, यानी 3 किलो जब हम सूखा अनाज खिलाते हैं तो 1 किलो इसमें मीट का वृद्धि हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं तो कुछ पैसा लगा के अपना ही बिजनेस शुरू करें, और शुगर पालन बहुत अच्छा बिजनेस है। ये घास भूसा भी खाते हैं, जो कि नेपियर घास है उसको भी खिला सकते हैं, और जैसे मकई का जो घास होता है उसको भी खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं। टमाटर खिलाते हैं, गोभी खिलाते हैं, कद्दू भी खिलाते हैं, जो भी गरा सलाह भी रहता है उसको भी हम खिला देते हैं। तो इससे मेरा जो बर्बाद होता है वो भी काम में आ जाता है। सूकर पालन या किसी भी पशु का बदलते मौसम में सुरक्षा के लिए उनके रहने की व्यवस्था बहुत जरूरी है। इन्होंने कम खर्चे में ही गांव में ही उपलब्ध सामग्रियों से इनके लिए आवास बनवाया है। सूकरों के रहने के लिए जगह और इनकी सही से देखरेख की जाए तो इनमें बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे आपका यह व्यवसाय लगातार लाभ देता रहेगा। पहले हम पक्की बना रहे थे, दीवार भी पक्की दे रहे थे, तो इसमें मेरा कॉस्ट अधिक जा रहा था। तो सर भी बताया कि ऐसा बनाया जाए जिससे हवादार हो, तो हमने यहाँ बांस का बनाए। बांस सुगमता से और कम पैसे में मिल जाता है, जिसमें से कम पूंजी भी लगा और आसानी से बना, टिकाऊ भी बढ़िया है और रूम भी अधिक बना। और इसमें गैस स्थिर नहीं रहती है, हवा से इधर से उधर निकल जाता है, गंदगी भी कम है, गंदगी महसूस नहीं होता है। और बांस का यह मेरे लिए अच्छा अनुभव है। इसके रखने का लिए सबको 2-3 को करके एक में रखते हैं, जिससे कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता है। और बीच बीच में गर्मी के मौसम में सर बताए कि कम से कम 5-6 बार इसको पानी डालिए, जिससे कि बीमारी नहीं होगी। और सर का बात माने और 5 से 7 बार हम पानी डालते हैं, जिससे इसको गर्मी नहीं लगती है। आसपास में बहुत सा बीमारी आया, लेकिन मेरे यहाँ सुरक्षित है। कुछ समस्या हुआ कि प्रोटीन के बारे में इसको सही से हम लोग खाना नहीं दे पा रहे थे, बैलेंस खाना नहीं दे पा रहे थे, तो सर से जाके मिले, सर से बात किए तो सर बताए कि इसको नेपियर घास खिलाइए, जो कि सस्ता भी होगा और अच्छा से खाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 22% है। उसके बाद सर बोले DDGS भागलपुर में है, वहाँ से हम बोल देते हैं ले आइए। उसके बाद जो हम लोग गेहूँ खिलाते हैं तो उसको फुला के अंकुरन करके खिलाइए, उससे प्रोटीन बढ़ेगा। तो ये सब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और सर का बनाया हुआ ही मिनरल मिक्सचर हम लोग खिला रहे हैं, उससे थोड़ा अच्छा बुझा रहा है। जो भी इस एरिया में, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं शुगर पालन में, तो कृपया करके वे ज़िला लेवल पर ट्रेनिंग होती है, उसमें आप ट्रेनिंग ले लें, डॉक्टर साहब से संपर्क कर लें, जानकारी प्राप्त कर लें कि कैसे करना है, क्या करना है। इस तरह से करने के बाद नुकसान होने की संभावना न के बराबर होगी और अच्छा ग्रोथ होगा और अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आम खाना हर कोई पसंद करता है। फलों का राजा कहे जाने वाले आम की एक से बढ़कर एक किस्म बाजार में उपलब्ध है, लेकिन आम की मिठास की वजह से शुगर के मरीजों के लिए इस फल को खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब बिहार के एक किसान के बदौलत शुगर के मरीज भी आम का लुत्फ उठा पाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड में किसान राम किशोर सिंह के बगीचे में शुगर फ्री आम उगते हैं। देखने में ये कहीं से आम नहीं लगता, लेकिन ये फलों के राजा आम की ही एक प्रजाति है, जिसे अमेरिकन ब्यूटी कहा जाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वैसे तो मुजफ्फरपुर अपनी लीची के लिए देश दुनिया में खूब मशहूर है, लेकिन इन दिनों मुजफ्फरपुर की चर्चा लीची के साथ साथ यहाँ उगने वाले शुगर फ्री आम की वजह से खूब हो रही है। फलों का राजा कहे जाने वाले आम की एक से बढ़कर एक किस्में बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन आम की मिठास की वजह से शुगर के मरीजों के लिए इस फल को खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब बिहार के एक किसान की बदौलत शुगर के मरीज भी आम का लुत्फ उठा पाएंगे। बिहार में जिस आम की चर्चा हो रही है उसे अमेरिकन ब्यूटी का नाम दिया गया है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर के एक किसान ने इस आम की बागबानी की है। इस आम के बगीचे की चर्चा इन दिनों पूरे बिहार में हो रही है, क्योंकि आम का आकार, शेप और रंग दूसरे आमों से कहीं अलग है। ये कोई मामूली आम नहीं है, बल्कि दावा किया गया है कि ये आम पकने से पहले 16 बार अपना रंग बदलता है। साथ ही इसको शुगर फ्री आम भी बताया जा रहा है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आप आम नहीं खा पा रहे हैं तो फिर अब आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल मुजफ्फरपुर का एक खास आम इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। मुजफ्फरपुर में एक खास आम जिसका नाम अमेरिकन ब्यूटी है, इस आम को देखने दूर दराज से लोग आते हैं और इस आम की खासियत ये है कि यह शुगर फ्री है। मुजफ्फरपुर के रोहुआ में एक नर्सरी में यह पेड़ लगा हुआ है और इस की कई खासियत है। ये कई बार रंग बदलता है और इसमें इसको खाने से शुगर फ्री व्यक्ति, शुगर के जो पेशेंट है वह इसे खा सकते। इसकी और क्या कुछ खासियत है, हमारे साथ किसान राम किशोर सिंह है। सर, क्या है इस आम की खासियत? इस आम का सबसे बड़ा खासियत है जो शुगर फ्री है। जो लोग आम डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए भी सबसे बढ़िया है। दूसरा है कि इसका साइज भी 400 से 500 ग्राम है। राम किशोर सिंह के बागान में उगने वाले अमेरिकन ब्यूटी आम की यह प्रजाति शुगर फ्री होती है। इसका साइज सामान्य आम से अलग और थोड़ा बड़ा होता है। ये दिखने में आम जैसा नहीं, लेकिन टेस्ट वैसा ही होता है। इसके एक आम का वजन लगभग आधा किलोग्राम हो सकता है और इसे पककर तैयार होने में 5 महीने का वक्त लगता है। मतलब जब बाकी आमों की वैरायटी उगना बंद हो जाती है, तब जून जुलाई के महीने में अमेरिकन ब्यूटी मैंगो पकना शुरू होता है। इस आम में आम जैसा ही गुण होते हैं, लेकिन मिठास थोड़ी कम होती है। अभी भी आप देख रहे हैं बगल में हरा आम है, ये रेड हो चुका है, दूसरे कलर में है। इसकी खासियत दूसरा है। कहाँ से आपने इस पौधा को लगाया? बंगाल से लाए थे। फल तो 1 साल में ही देने लगा, लेकिन ये इसके साथ माने डैमेज पत्थर मारने के कारण ये सही से इसका ग्रोथ नहीं हुआ। इस साल हुआ है। मिठाई थोड़ा नहीं, मिठाई कम है। सेंटेड है। खाने में हाँ पूरा आम के जैसा, केवल मीठा कम है। ये रंग वगैरह भी बदलता है? बहुत बार। कितना रंग बदल देता है? तब कितना का है, 15-20 बार कहिए इसको। रंग बदल देता एकदम शुरू से लेके अंतिम तक। आम का सिलेक्शन आपने कहा था कि आम महोत्सव वगैरह में भी हुआ है? हाँ, आम महोत्सव में हम गए थे, इसका 2nd प्राइज हम प्राप्त किए हैं। तो ये खास आम की चर्चा जो है, ये भले आम है लेकिन बेहद खास है और इसकी चर्चा मुजफ्फरपुर में विशेष रूप से हो रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर के रोहुआ में यह पेड़ लगा है और इसे अमेरिकन ब्यूटी आम कहते हैं। और इसकी खासियत है कि ये कई बार रंग बदलता है और यह शुगर फ्री है। इसका साइज 400 ग्राम से 500 ग्राम का होता है। सबसे बड़ी बात कि आम महोत्सव में राज्य स्तरीय में यह दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख एवं प्रबंधन, जहां पर किसान अक्सर लापरवाही कर जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि मुर्गियां कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती हैं और सही समय पर उचित प्रबंधन न करने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। इसीलिए मौसम के अनुरूप मुर्गियों की देखरेख करना जरूरी होता है। और जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई मुर्गियों की देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमारा मौसम परिवर्तन हो रहा है। अब हमारा मानसून, हमारे राज्य में मानसून ब्रेक होने वाला है। अभी तो प्री मानसून चल रहा है, तो आप देखेंगे कि बरसात के दिन शुरू हो गया। तो बरसात में आपने गर्मी में अच्छे तरीके से प्रबंधन किया। अब इसके बाद बरसात में आपको प्रबंधन में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है मुर्गी पालकों को, क्योंकि मुर्गियों में बहुत सारे बीमारी के लक्षण आपको बरसात के दिनों में ज़्यादा दिखता है। तो पहला चीज़ हम चूजे से बात करते हैं कि चूजे का पालन आप कैसे करेंगे बरसात के दिनों में। तो चूजों में आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जहाँ भी मुर्गी के चूजों को रख रहे हैं, तो उनके लीटर को, यानी कि जो बिछावन जो आप लगाते हैं मुर्गियों का, तो पुआल का कुट्टी दे रहे होंगे, या फिर आप धान का भूसा दे रहे होंगे, या तो फिर आप लकड़ी का बुरादा दे रहे हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि बरसात में नमी ऐसे ही ज़्यादा हो जाता है। आपके दीवार से नमी आएगा, आपके ज़मीन से नमी आएगा। तो उस स्थिति के लिए आप नमी को कम रखें। यानी कि कैसे करेंगे कम, तो यानी उस समय के लिए आप हमेशा लीटर को उलटते पलटते रहें और थोड़ा थोड़ा उसमें चूना मिलाया करिए। चूना का काम क्या है कि वो आपके मॉइस्चर को सोखता है। दूसरी चीज़ है कि इस समय आपको कॉक्सीडिया नाम की एक बीमारी है जिसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, और वो आपके लीटर से ही, यानी कि जो आपने बिछावन लगाया है उससे ही वो आपका एक परजीवी है जो कि आपके मुर्गियों को हो जाने पर खूनी दस्त जिसे हिंदी में कहते हैं, और मुर्गियों में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ जाएगा चूजों के अंदर। मुर्गी में कॉक्सीडियोसिस रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर प्रोटोजोआ परजीवी जनित बीमारियों में से एक है। इस रोग में कमजोर हो जाने के कारण 100 तक मुर्गियों के चूजों की मृत्यु हो जाती है। बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इससे खासकर मुर्गियों के चूजे प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित होने पर चूजों की मौत सबसे अधिक होती है। तो इस चीज़ की आप सावधानी रखेंगे। अगर आपका लीटर सूखा हुआ है और उस बीच में अगर आप कॉक्सीडिया के जब आपके चूजे 3 सप्ताह के हो जाएं,
तो उस समय आप कॉक्सीडिया की दवा 3 दिनों तक आप अवश्य चलाइए। एंटीबायोटिक वगैरह तो आप चलाते रहते हैं, लेकिन साथ में आप कॉक्सीडिया का 3 दिन का आप ट्रीटमेंट खास करके बरसात के समय में अवश्य कीजिए। इससे आपके चूजों में मृत्यु दर कम होगी। दूसरी चीज़ है क्या, नमी के साथ आप देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी कि नमी भी बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाता है और नमी हो जाने पर मुर्गियों में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। इसलिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी हो रहा हो तो ऐसे जगह पर एक पंखा की व्यवस्था कर देना ज़रूरी है। अगर आप सीलिंग फैन लगा सकते हैं, ज़्यादा मुर्गियाँ रख रहे हैं तो बरसात में आप इसको लगाएं, तो इससे दोनों फ़ायदा होगा। एक तो लीटर सूखेगा भी, दूसरा है कि जो नमी है उसको शेड के अंदर कम किया जा सकता है। सप्ताह में कम से कम एक बार समय पर मुर्गीशाला की सफाई करें, साथ ही चूने का भुरकाव भी करें। दवा से मुर्गीशाला को अवश्य धोएं। इंक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई भी जरूरी है। रोग हो जाने पर मुर्गीशाला का लीटर अवश्य बदलें। बीमारी बचाने के लिए समय पर मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भोजन का प्रबंधन, यानी कि दाने का प्रबंधन जो आप मुर्गियों के लिए करते हैं, तो इस समय क्या होता है कि आप अगर दाना खरीद चुके हैं तो उसको कभी भी दीवार से सटा कर मत रखिए। आप हमेशा उसको किसी ड्रम में, है ना, या फिर अगर कम दाना है तो टीना में करके रखिए। लेकिन दीवार से सटा करके बोरा रखेंगे तो उससे क्या होगा कि नमी आपके दाना में आएगा और इससे आपके दाना में फंगस लग सकता है। और ये फंगस लगा हुआ दाना अगर आप मुर्गियों को खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मृत्यु होने की संभावना है। तो इन बातों का आप ख़ास तौर से मुख्य तौर पर इसका ध्यान रखिए कि आपके शेड के अंदर और मुर्गियों के बिछावन में नमी ना हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोलाघाट, जिला बक्सर के कृषक मुनेंद्र राय ने। ये करेला की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुनेंद्र राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, मैं चर्चा करूंगा आपसे आप जो करेली की फसल जो भी जिस समय खूब आ रही जो भी है, देखा जाए अगर जो करेली की फसल में हम जो है शुरू से बीज बोने से लेके अपना तुड़ाई तक जो भी है कुछ ना कुछ जो है प्रबंधन जो है बीज की जो है समस्या से लेके तुड़ाई तक की समस्या रहती है। जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ जो भी है तो उसमें बहुत प्रकार के कीड़े और साथ में हमारे निमेटोड जो कि जड़ के अंदर छुपे रहते हैं। अगर पौधों की बढ़वार अगर रुक गई, अगर कहीं किसी प्रकार की वो पौधा पीला पड़ के झुक गया, समझ लीजिए वहाँ पे जो है सूत्र कमी निमेटोड की समस्या है जो भी है। तो उसकी समस्या से निदान पाने के लिए उसका सीधे पौधे उखाड़ के आप जो भी है दूसरी जगह जो है निकाल के डाल दीजिए इसको जो भी है। कोशिश करें फसल चक्र का जो है ज़रूर उपयोग करें आप जो भी है। ट्राइकोडर्मा का अगर आप उपयोग करते हैं साथ में, तो ट्राइकोडर्मा तो ऐसा कि उसमें बहुत प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो भी है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं जो भी है। किसान भाइयों, इसके अलावा सूत्रकृमि कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए 50 ग्राम थायोमेथाक्सैम और 1 लीटर क्लोरपाइरिफॉस दवा को घोलकर सिंचाई जल के साथ प्रयोग करने से इस कीट के प्रकोप को रोका जा सकता है। इसके बाद जैसी हमारी फसल बढ़ी तो आजकल तो करेला होता तो बहुत कड़वा है, लेकिन ऐसे ऐसे कीड़े आ गए हैं, आप देखेंगे जो भी है। करेले की फसल में कई तरह आजकल करेले में फ्रूट बोरर की भी समस्या आने लगी जो भी है। कई बार किसान जो भी है ध्यान नहीं देते, जब वो तुड़ाई होती तब जारे पूरी फसल जो है खराब हो और मार्केट में वैल्यू पूरी खत्म। जैसे मार्केट में बेचने गए तो बस कोई खरीदेगा नहीं इसको, वो तो जीरो भाव गया क्योंकि आज लोग को पसंद ही नहीं कर रहे जो भी है। किसान भाइयों, करेला की फसल में फ्रूट बोरर की समस्या फल मक्खी कीट के कारण होती है।
इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में 10 से 15 प्रति हेक्टेयर की दर से मेथाइल यूजेनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। किसी भी कीटनाशक का दवा का तो आप जो कम से कम 3 दिन का अंतराल रखें, लेकिन अगर आपने जैविक का उपयोग किया तो कोई दिक्कत नहीं। जैविक अगर आपने आज दवाई डाली है, दूसरे दिन फसल तोड़ना चाहते हैं, कोई दुष्परिणाम नहीं जो भी है। किसान भाई, जो जानकारी मैंने दी आपके लिए हो सकता है बहुत ही सार्थक होगी जो भी है, तो जो निश्चित रूप से आपको फायदा होगी। इसी साथ में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।